Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नेतानगरी में आप बात करते हैं असम की। मैं अपने असम के दौरे से अभी लौटा हूं और राजदीप सरदेसाई जी भी असम के दौरे से लौट आए हैं। बीजेपी इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट अपनी बातचीत में और स्ट्रेटजी भी बहुत उनकी बदली हुई दिख रही है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी पे फोकस किया था। तरुण गोगोई की 15 बरस से सरकार थी और छोटे छोटे लोकल फैक्टर्स को मैनेज करने की कोशिश थी। सर्बानंद सोनोवाल उनका फेस थे। हेमंत बिश्व शर्मा पर्दे के पीछे ज्यादा थे, पर्दे के आगे कम थे। ही वाज मोर इन ऑपरेशनल मैनेजर रोल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन 2021 के चुनाव में चीजें बदल गई हैं। बीजेपी ने सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया है, हालांकि सीएम चुनाव लड़ रहे हैं माजुली की सीट से। सर्बानंद सोनोवाल का फेस हर जगह छाया हुआ है एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग द काइंड ऑफ फॉलोइंग he has. हेमंत बिस्वास, आप कह रहे हैं हेमंत बिस्वास का चेहरा? yes हेमंत, द काइंड ऑफ फॉलोइंग ही हैज। मतलब बदरुद्दीन अजमल मुझसे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि हेमंता ने कांग्रेस में कितने लड़वाए हैं और खुदा ना खास्ता हो सकता है कि मेरी पार्टी के भी कुछ कैंडिडेट उसके सपोर्ट में हो। मतलब द काइंड ऑफ फियर उसके अपोनेंट्स में है और जो यंगस्टर्स के बीच चीजें दिखी तो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर से अरिथमेटिक की बात आ जाती है। कांग्रेस इज सोलली रिलाइंग ऑन अरिथमेटिक कि हम एआईयूडीएफ के साथ लड़ रहे हैं, हम बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। वो पिछली बार के वोट शेयर को जोड़ जाड़ के अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी आप इसी से समझिए कि उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2.5 महीने से डेरा डाले हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक तो है, देखिए, कांग्रेस की कमजोरी इस बात से दर्शाती है कि उनको बदरुद्दीन अजमल के पास जाना पड़ा और वो जो नेगोशिएशंस हुए उसमें अजमल ने एक तरह से डिक्टेट किया कांग्रेस को कि कौन सी सीटें चाहिए उनको, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उनको अजमल की जरूरत है लोअर असम में। मैं कह रहा हूं असम में 2 चुनाव हो रहे हैं या 2.5 चुनाव हो रहे हैं। एक तो अपर असम और सेंट्रल असम का चुनाव हो रहा है, एक लोअर असम का चुनाव हो रहा है जहां आप अरिथमेटिक की बात कर सकते हैं। बराक वैली और एक बराक वैली में हो रहा है और बराक वैली में भी कुछ जगहों में अजमल का प्रभाव है, कुछ जगहों में नहीं है। मुझे लगता है एक अजमल के साथ जैसे ही कांग्रेस ने अपना अलायंस किया उससे कांग्रेस को एडवांटेज भी मिला कि 30-35 सीट तो हमको 100% अब मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सीटों में शायद बीजेपी को मौका मिला कि अजमल को एक तरह से आप एनिमी फिगर बनाए, एक दुश्मन बनाए और वहां हमारा अहोमिया हिंदू कंसोलिडेशन एक तरह से बन पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर गणित की भी बात करें तो बीजेपी का भी एक गणित है और कांग्रेस का गणित है। लेकिन बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल पावर जो है वो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा है। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, उनके पास चेहरे भी हैं एक तरह से। जैसे आपने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा एक जमाने में कांग्रेसी थे, लेकिन आज वो चेहरा बन गया एक तरह से असम का। खासकर कि कोविड के बाद मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा देखिए कोविड में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जिस तरह से हेमंतों ने काम किया, उनकी एक पहचान एक बन गई है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है तरुण गोगोई के बाद जिसकी कोई पहचान बन गई है। और अगर कांग्रेस को कोई भी चांस आसाम में है वो इस वजह से है कि वहां भी लोकल एमएलए के खिलाफ गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है। और आपने देखा हर चुनाव में 2019 के बाद जहां भाजपा की सरकार रही है, कुछ हद तक भाजपा के वोट घटे हैं लोकसभा के मुकाबले। तो इसलिए कांग्रेस में थोड़ी उम्मीद जगी है और भूपेश बघेल ने बूथ लेवल पर काम किया। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि पूरी आसाम की अगर आप तस्वीर देखें, लोअर अपर सेंट्रल बराक, बीजेपी के पास एक तरह से एडवांटेज है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और कई वेलफेयर स्कीम्स हुए हैं। ये जो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स है ना सौरभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हमारी राजनीति में। किसी को पेंशन मिला हो, किसी को कोई मुझे लगता है युवाओं के लिए कोई एक स्कीम वहां सरकार ने बनाई थी, और क्योंकि डिजिटाइजेशन के थ्रू, जन आधार के थ्रू ये पैसा लोगों तक पहुंच जाता है, इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा होता है। और मोदी जी की पहचान बहुत ही बड़ी है असम में। हमने बंगाल की भी बात की, मोदी टुडे इज अ नेशनल फिगर।
एक तरह से उनकी एक हेमंत बिस्वा शर्मा हो सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल लोकल लेवल पर नेशनल लेवल पर जो बीजेपी को एक एडवांटेज असम जैसे राज्य में है वो है नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री है। उनकी छवि जो है वो बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा जरूर पहुंचा सकती है। तो आई वुड से एडवांटेज बीजेपी स्टिल। अच्छा, ये बताइए राजदीप जी, एक तो मैं इसमें एक चीज क्विकली जोड़ दूं कि असम में जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो हमें जो बीटीसी वाली सीटें हैं, जहां पे बोडो पीपल्स फ्रंट जो पिछली बार इनके साथ था 16 सीट लाया था, हग्रामा मोहिलारी वाला, वो अब कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ है। हमें बोडो और बंगाली मुस्लिम्स का कन्फ्रंटेशन 2012 का नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा एक जो वहां पे एंटी बोडो कंसोलिडेशन भी होता रहा है। और पर वहां सौरभ भाई सॉरी, वहां भी बोडो पार्टी के साथ बीजे जो नई बोडो पार्टी बनी, वही बोलने वाला था कि प्रमोद बोरो की जो पार्टी है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, जी वो भी एक बीजेपी की बैकिंग से फोर्स बन के उभरी है। तो वो एक क्लियर डिसाइडर होगा कि अगर मान लीजिए इन एनी केस अपर असम में बीजेपी गेन करती है, सेंट्रल में बराबर रहता है, बराक वैली और लोअर असम में धुबरी वाले एरिया में मान लीजिए कांग्रेस या यूडीएफ गेन करती है, तो वो एक डिसाइडर हो सकता है क्लोज कॉल में। और वहां रिसोर्सेज मैटर। बोडो एरियाज में हमने देखा है जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं उनको जो केंद्र में सरकार में हो या राज्य में, उनको थोड़ा उसका एडवांटेज भी होता है। जी बिल्कुल। आप तमिलनाडु और केरल गए, वहां पर कैसा मंजर था? वहां मैंने ज्यादा खाना खाया है वैसे, क्योंकि प्रोग्राम मेरा इलेक्शन ऑन माय प्लेट था। लेकिन केरल बहुत फैसिनेटिंग इलेक्शन है, क्योंकि हमारे दर्शकों को मालूम है या नहीं, मुझे लगता है एकमेव राज्य है देश में जहां पिछले 40 सालों में सरकार लगातार 5 साल से बदलती रही है। किसी भी सरकार ने 5 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं किया है 77 से, और आज हम 2021 में हैं, 44 इयर्स हो गए हैं। किसी एक पक्ष ने 5 साल के बाद उनको एक बार री इलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है एक ऐसे माहौल में पहली बार लग रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल भी ये दिखाते हैं और जमीन पर भी जब आप लोगों से बात करते हैं कि पिनराई विजयन जो लेफ्ट के लीडर है, सीपीआईएम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो छवि बन गई है खासकर कि कोविड के बाद, जिस तरह से फूड राशन दिए गए, पेंशन की स्कीम दी गई है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स जिसके बारे में मैंने असम में भी बात की है, उस वजह से पिनराई विजयन एक बड़े नेता की तरह उभर कर आए हैं। तो ये चुनाव वहां केवल सीपीएम बनाम कांग्रेस नहीं है, पिनराई विजयन वर्सेस कांग्रेस है। और कांग्रेस के कई नेता हैं वहां जो सब मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। लेफ्ट ने एक तरह से जितने भी अपने अंडे हैं सब पिनराई में के खाते में डाल दिए। और पहली बार मैं देख रहा हूं लेफ्ट जैसे पार्टी में पर्सनालिटी कल्ट बढ़ गया। एक जमाने में आप कह सकते हैं ज्योति बासु का भी एक तरह से ये था, लेकिन केरल में विजयन ने ये पार्टी पर पूरा अपना कब्जा कर दिया है। और अगर वोट पड़ेंगे या तो आप विजयन के खिलाफ है या उसके पक्ष में है। कांग्रेस को जरूर यहां चांस है मुझे लगता है सौरभ, क्योंकि जो वहां का कोस्टल एरिया है जहां मछुआरे हैं, वहां कई लोग गुस्से में हैं कि पिनराई विजयन कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे अमेरिकी कंपनी से, इसका हमारा नुकसान होगा। तो वहां 41 सीट करीब है जो वहां तटीय इलाके जो कोस्टल एरिया है, वहां मुझे लगता है कांग्रेस को चांस है। और वहां एक बात बड़ी है, राहुल गांधी फैक्टर है। राहुल गांधी का काफी लोगों से एक, क्योंकि वो केरल से अब एमपी बन गए हैं, 20 में से 19 सीट कांग्रेस को मिले थे लोकसभा में 2 साल पहले, और राहुल फैक्टर है वहां, आप इसे नाकार नहीं सकते। बीजेपी उभर कर आ रही है और यह देखना पड़ेगा बीजेपी वोट किसका लेती है। अगर बीजेपी कांग्रेस का वोट लेती है, और मुझे लगता है बीजेपी का टारगेट यही है कि कांग्रेस को कमजोर करो, अगर लेफ्ट एक बार फिर आ जाए तो हम ऑपोजिशन स्पेस आज ऑक्यूपाई करके 10 साल बाद या 5 साल बाद हम सरकार के लिए दावेदार बन सकते हैं। और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, अपर कास्ट हिंदू को टारगेट कर रही है। तो बड़ा रोचक मुझे लगता है वहां चुनाव होगा, वेरी क्लोजली फॉट। केरल में हर सीट के लिए मुझे लगता है लड़ाई होगी। ओपिनियन पोल्स वहां और पत्रकार, लोकल पत्रकारों से जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं पिनराई विजयन को एज है, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा 44 साल से कोई भी सरकार दोबारा लौट कर नहीं आई। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन, क्योंकि केरल में भी धीरे धीरे मुझे लगता है लोग एक तरह से एक नई एस्पिरेशनल सोसाइटी आ रही है, और विजयन एक तरह से उस सोसाइटी का प्रतीक बनना चाहते हैं। वेरी नॉन लेफ्ट लीडर, वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जॉब्स, वो कहते हैं कि आई विल क्रिएट मेनी मोर जॉब्स, क्योंकि जॉब्स एक बड़ा रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां है। पर मुझे लगता है ओवरऑल केरल विल बी अ वेरी क्लोज रेस। मैं ये नहीं कहना चाहता कौन जीतेगा, लेकिन
कांटे की टक्कर है और बीजेपी किसका वोट लेती है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। राजदीप, मैंने कभी केरल की पॉलिटिक्स कवर नहीं की, इसलिए मैं ये सवाल आपसे खास तौर पे पूछ रहा हूं। आपको क्या डिफरेंस दिखता है बंगाल के लेफ्ट में जो खत्म होता चला जा रहा है और केरल के लेफ्ट में, जहां वो जो एक हम लोग कहते हैं कि दुनिया की पहली लोकतांत्रिक सरकार केरल में आई लेफ्ट की, है ना, इलेक्टेड लेफ्ट, पहला नंबूदरी-पाल सरकार। तो आपको केरल के लेफ्ट और बंगाल के लेफ्ट में क्या फर्क दिखा? आपने एक शब्द अभी यूज किया, इलेक्टेड लेफ्ट। मुझे लगता है लेफ्ट इज मोर इलेक्टेबल इन केरला देन इन बंगाल। उन्होंने कोशिश की है कि हमें किस तरह से हम चुनाव जीत सकते हैं, अपने आप को किसी विचारधारा के पकड़ में नहीं रखा है। विचारधारा है, काडर है, लेकिन विजयन जैसे लीडर ने ये दिखाया, एक बार आप सरकार में आए, और ज्योति बासु ने अपने जमाने में ये दिखाया था कि आप किस तरह से दोबारा चुनाव जीत सकते हो, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से नए ग्रुप्स को अपनी तरफ लाएंगे। ये उन्होंने कोशिश की है, जो मुझे बंगाल के लेफ्ट में नहीं दिखता। बंगाल के लेफ्ट अभी भी मुझे लगता है अपनी एक पुरानी जमाने में रहे कि ना। और ये जो नया लेफ्ट है, उन्होंने कई टिकट्स यंग लोगों को दिए, 30-40 साल के लड़कों को दिए हैं। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो 2 बार चुनकर आए हैं उनको तीसरी बार इस बार टिकट नहीं दिए गए हैं, कई मंत्रियों के टिकट काटे हैं। तो एक मैंने उनसे पूछा विजयन जी से, सर मैं तो आप में एक कहा जाता है कि आप मोदी इन मुंडू है, यानी मुंडू यानी धोती जो केरल की होती है, तो क्या आप मोदी जी की तरह अपना मॉडल चलाते हैं? तो उन्होंने मुझे देखा और कहा लास्ट क्वेश्चन, और कहा मैं उस तरह का नेता नहीं हूं। मैं देखिए, लेकिन मुझे कुछ उनके मॉडल में दिखता है जो हर कामयाब मुख्यमंत्री में है। वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार पे जोर दो, गवर्नेंस पे जोर दो, लोग आपको एक तरह से रिवॉर्ड करते हैं। तो ये एक फर्क दिखा है केरल के लेफ्ट में और बंगाल के लेफ्ट में। कांग्रेस मुझे लगता है क्योंकि इतने वहां गुटबाजी है, इसकी वजह से थोड़ी उनको परेशानी हुई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस रेस में। ये एक ऐसा राज्य है सौरभ जहां कांग्रेस का भी एक वोट अभी भी है, तो इसलिए हम कांग्रेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। और पिछले हफ्ते में थोड़ा गैप जो था वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। ये जो जानकारी ग्राउंड से मैं दे सकता हूं कि गैप जरूर कम होता जा रहा है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच। आपने एक चीज नोटिस की कि प्रियंका गांधी अब यूपी से बाहर निकली, बहुत बड़ी असम और केरल के लिए, और हमने एक कोऑर्डिनेशन देखा कि जब प्रियंका असम में थी तो राहुल वहां थे, फिर वो केरल गई तो राहुल यहाँ पर आ गए। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के दौरों से अब बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या नैरेटिव के लेवल पे मजबूत नहीं है। पर आपको लगता है कि मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर ये असम और केरल दोनों हार जाते हैं, मान लीजिए, तो ये जो राहुल दोबारा अध्यक्ष बने, जो ये कोरस गाया जा रहा है, वो कुछ कमजोर पड़ेगा? देखिए, कमजोर पड़ेगा या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि ये जो राहुल विरोधी जो आवाजें हैं उनको थोड़ी मजबूती जरूर मिलेगी। राहुल मुझे लगता है अभी भी अध्यक्ष बनेंगे, भले वो केरल और असम हार जाए, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस में जो आवाजें उठी हैं, या उनके खिलाफ नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कि कांग्रेस में हमें बदलाव चाहिए, हमें इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं रह सकती सोनिया गांधी। जो G23 की बात कही जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत किया जाए, गुलाम नबी आजाद, आपने कहा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दौरे पर है, गुलाम नबी आजाद कहीं नहीं गए। हालांकि उनके पुराने रिश्ते रहे हैं केरल से, बंगाल में भी बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उनको कहीं नहीं भेजा, ना स्टार कैंपेनर की तरह से भेजा है, और ज्यादातर जितने भी G23 के नेता हैं उनको नहीं भेजा है। कहीं ना कहीं सौरभ, आपने जो बात कही प्रियंका और राहुल की, मुझे लगता है उनको भी अब लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़कर पार्टी को एक तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, संघर्ष अपने आप को आगे नहीं रखे तो वो खुद पीछे चले जाएंगे। अगर उनको ये उनके लिए एक तरह से ये बड़ी लड़ाई है, एक टेस्ट है। केरल के आप MP है, आपको केरल तो जीतना चाहिए। और मैंने सुना है कि लास्ट डे पर, क्योंकि प्रियंका गांधी अब सेल्फ आइसोलेशन में गई है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को कोविड हुआ है, लेकिन आखिरी दिन में शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए
4 तारीख को जो आखिरी दिन है कैंपेन का केरल में, वहां वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेगी। यानी उनको भी मालूम है कि ये कांटे की टक्कर है जो उन्हें जीतना है। रमेश चेन्निथाला वहां के नेता ने ये मुझे कहा डू और डाई, और इस डू और डाई में क्या है कि अगर इस बार कांग्रेस हार जाए यानी 2 बार लगातार, तो शायद कई कांग्रेसी नेता भाजपा में जा सकते हैं और फिर अगली लड़ाई वहां पे लेफ्ट वर्सेस बीजेपी हो जाए, या तो 2026 में या 2031 तक। क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा जब 2 बार लगातार कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस संगठन उस राज्य में कमजोर हो जाता है। बहुत कम ऐसे राज्य, पंजाब ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, लेकिन जहां कांग्रेस 2 बार हारने के बाद भी सत्ता में आई है, लेकिन ऐसे बहुत कम राज्य है। इसलिए कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है केरल में, और यही वजह मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब एक तरह से वहां जा रहे हैं। और दक्षिण में और कोई कांग्रेस राज्य नहीं है सौरभ, क्योंकि इसीलिए एक जमाने में, इंदिरा के जमाने में तो दक्षिण तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो यही वजह मुझे लगता है कि कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है केरल में। केरल वो हार नहीं सकते, असम हार जाए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन केरल हार जाए तो मुझे लगता है गांधी परिवारों की मुसीबतें कांग्रेस में और बढ़ जाएंगी। चलिए राजदीप, तमिलनाडु में परिवर्तन की बयार बह रही है या बह रही है? कितना फर्क है? देखिए यही है, मैं के फाइट में नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बहुत एक तरफा रिजल्ट था। फाइट में है ये, आप जानिए। ये मुझे सबसे बड़ी बात, जब मैं तमिलनाडु में गया मुझे भी लगा, सब ओपिनियन पोल कह रहे थे 3/4 बड़ी मेजोरिटी से डीएमके कांग्रेस अलायंस आएगी। लोकसभा में भी क्लीन स्वीप थी उनकी, केवल 1 सीट 39 में से एआईडीएमके को मिली थी। लेकिन वहां जब लोगों से मिला सौरभ, तो कई लोगों ने कहा, जो चीफ मिनिस्टर है पलनीसामी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम छोटे छोटे गांव में भी जब गए, लोगों ने कहा नहीं। और ये कोविड में, देखिए कोविड की वजह से कई मुख्यमंत्रियों की जो एक पहचान है वो बढ़ गई है, क्योंकि वो लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने फूड किट्स दिए हैं, राशन दिया है। हम केरल की बात करें तो विजयन की बात करें, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो असम को लेकर, यहां भी पलनीसामी जो किसान परिवार से आते हैं, उनकी छवि जरूर बढ़ गई है। लेकिन मुझे लगता है एआईडीएमके जो है पूरी तरह से एकजुट अभी भी नहीं है। पनीर सेल्वन का ग्रुप है, कुछ जो दिनाकरन, जो शशिकला का ग्रुप है, वो भी छोड़कर तो चले ही गए हैं। इसलिए एआईडीएमके इतना एकजुट नहीं है। और डीएम के लिए भी, जैसे कांग्रेस के लिए केरल में डू और डाई है, डीएम के लिए भी ये डू और डाई है, क्योंकि कई सालों से डीएमके वहां सरकार में नहीं आए, 10 साल से एआईडीएमके है। उसका अगर फायदा नहीं उठा पाए स्टालिन, तो कब उठा पाएंगे? और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये तो लगा लोगों से मिलकर, लोग स्टालिन को एक बार चांस देने के लिए तैयार है। पलनीस्वामी इज अ पॉपुलर लीडर, लेकिन मुझे लगता है इस बार स्टालिन और डीएमके और कांग्रेस के साथ एक एडवांटेज है। और एक आखिरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वहां बीजेपी एक ऐसा राज्य है, बीजेपी केरल में ग्रो कर रहा है, वोट शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी एक्चुअली इज अ लायबिलिटी। वहां अगर मुझे लगता है बीजेपी के साथ पलनीसामी नहीं रहते ना, तो उनको थोड़ा बेटर होता, क्योंकि एक एंटी बीजेपी फीलिंग डीएमके या एक तरह से जो वहां का विपक्ष है, उन्होंने एक तरह से कहा कि एक एंटी तमिल पार्टी है, और कुछ हद तक इसमें उनको यश मिला है। और यही वजह है, ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से अभी में मुझे लगता है डीएमके कांग्रेस को एज है। मुझे नहीं लगता वेव होगा, लेकिन डेफिनेटली डीएमके कांग्रेस हैज द एडवांटेज इन तमिलनाडु। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तीसरा वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण होगा। पहला एग्जाम्पल हमें दिखता है जब एनटीआर ने 80s के अर्ली में तेलुगु देशम पार्टी बनाई और कांग्रेस को सत्ता से हटाया, और जब वो दोबारा सत्ता में वापसी करते हैं तो एक ब्लडलेस कू होता है फैमिली के अंदर, और उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू आते हैं, एंड देन ही विंस इलेक्शन अगेन। दूसरा हमें वाईएसआर और फिर जगन रेड्डी में दिखा, दिस सन आल्सो राइजेस। तीसरा केस फिर वो स्टालिन का होगा, क्योंकि अदरवाइज आप अगर आंध्रा की पॉलिटिक्स देखें, कर्नाटक की देखें, तो आपको नहीं दिखता है कि बैक टू बैक, मतलब कि माफ करिए कि पहले पिता रहे हों सीएम और फिर बेटा भी और देखिए यहाँ तो तीसरा जनरेशन भी आ रहा है, उदयनिधि स्टालिन, वो तो चेन्नई से लड़ रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि डीएमके तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जो पारिवारिक और या कहें या एक तरह से वन मैन पार्टी थी। ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, ये पार्टी निकली है एक मूवमेंट से। अब
उस मूवमेंट की पार्टी को अगर आप पारिवारिक करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कमजोरी नजर आ जाए। और ये पलनीसामी ने इसको बहुत प्रचार किया है कि हमारी जो पार्टी है, मैं एक किसान का बेटा हूं, और वहां देखिए डीएम की पार्टी है जो स्टालिन जो है वो केवल करुणानिधि जी के पुत्र है, इसलिए मुख्यमंत्री के दावेदार है। तो ये कहीं ना कहीं जो वंशवाद की राजनीति है वो देखिए कुछ राज्यों में तो अभी भी चलती है, नवीन पटनायक इसके उदाहरण एक तरह से उड़ीसा में भी है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये ज्यादा सालों तक चल पाएगी। आप देखेंगे अगले 5-10 सालों में तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में भी उथल पुथल होगा, बड़ी छोटी छोटी पार्टी आ रही है, वहां भी बड़े कास्ट आइडेंटिटीज एक तरह से शार्पन हुए हैं, और वहां भी अगर आप उत्तर तमिलनाडु में जाए तो अलग स्थिति नजर आती है, दक्षिण में जाए तो अलग स्थिति नजर आती है। तो एक चर्निंग हर राज्य में नजर आती है, और तमिलनाडु इससे अलग नहीं है। हर राज्य में इस बार सौरभ आप देखेंगे, लोअर आसाम चले जाए या फिर आप कोस्टल केरल चले जाए, एक चर्निंग, एक जो हमने बंगाल की भी बात की, एस्पिरेशनल सोसाइटी वगैरह की, वो हर जगह नजर आती है। एक नया पॉलिटिक्स इस देश में उभर कर आएगा, उसे समय लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे नजर आ रहा है। बिल्कुल। राजदीप जी, लंबी बातचीत हुई, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। I'll see you in Bengal. I hope to see you in Bengal. बिल्कुल, मैं बंगाल का जमाई हूँ, मैं जा रहा हूँ वहां अगले हफ्ते से। आइए जमाई राजा, फिर देखें वहां आपका क्या जलवा है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।